हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बंधु मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसकी पहले वाली कक्षा में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि स्पर्श व्यंजन कौन है, ठीक है, और स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या है और उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। किसी भी वर्ग का नामकरण उस व्यंजन की जो श्रृंखला होगी, ठीक है, यानी कि जैसे का, खा, गा, घा, अंगा लिखा गया है तो उसमें जो पहला वर्ण यानी का होगा उसी के नाम के आधार पर उस वर्ग का नामकरण किया गया है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, यानी कि इन पांचों वर्गों को मिलाकर 25 वर्ण, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में हो गए। तो उनको यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई, ठीक। और स्पर्श व्यंजन के बाद जो दूसरे प्रकार का व्यंजन है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक। तो हम यहाँ अंतस्थ व्यंजन की चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसकी लिखते हैं परिभाषा, ठीक है, इसकी लिखेंगे परिभाषा, ठीक। तो क्या लिखेंगे? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वतंत्रियों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को अलग अलग हल्का सा हल्का सा स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले यहाँ पर लिखा गया है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होंगे? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को अलग अलग, ठीक है, ये अलग अलग लिखा है, अलग अलग हल्का सा नाम मात्र है, ठीक है, यानी कि स्पर्श तो करते। देखिए जो व्यंजन हैं उनकी परिभाषा पहले हम लोग क्या देते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों से, यानी जो स्वर तंत्रियाँ उनसे निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या फिर ये कहते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में बाधित होती है या अवरोधित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है, ठीक। तो उसी व्यंजन के प्रकार में ये है कि जब स्पर्श करेंगे, ठीक है, एकदम तेजी से, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब तेजी से, यानी कि जो स्पर्श करने की तीव्रता है, ठीक है, वह जब तीव्र होगी, अधिक होगी, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श व्यंजन कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब वही स्पर्श यानी छूना, ठीक है, जैसे किसी चीज़ को तेजी से छुएं और उसको हल्के हाथ से छुएं, ठीक, भाव यही है। तो जब जो स्पर्श करने की तीव्रता है वो
धीरे होगी या हल्की सी होगी, यानी कि जो वायु निकलेगी हमारे प्राणवायु से, यानी कि जो स्वर तंत्रियों से जो वायु निकलती है झंकृत करते हुए, ठीक है, वो उच्चारण स्थानों को जब हल्का सा स्पर्श करेगी, ठीक है, हल्का सा का मतलब कि बहुत धीरे से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो उन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, उन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है? 4 है। अब देखिए, पहले एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को अलग अलग, ठीक है, यानी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है, अलग अलग हल्का सा, ठीक है, यानी नाम मात्र भर बहुत तनिक सा स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अब उसके आगे देखिए, उनकी संख्या 4 है। अब कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए, अंतस्थ व्यंजन हो गए जो मतलब कि जिनका उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है हमारे मुख से, वो उच्चारण स्थानों को हल्का सा स्पर्श करती है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 4, ठीक है। वो कौन कौन है? या, रा, ला, वा, ठीक है। वे कौन से हैं? इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक, अंतस्थ व्यंजन। लेकिन इनके बारे में कुछ 2-4 तथ्य और जो जानना अति आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है या, रा, ला, वा, ठीक, और इन या, रा, ला, वा को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है, अर्ध स्वर। अर्धस्वर का मतलब कि आधा स्वर, ठीक है, आधा स्वर, ठीक है। अब देखिए, पहले आप लोग इस बात पर गौर फरमाइएगा कि इसे अर्धस्वर क्यों कहा गया है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हम लोग जब व्यंजन की, ठीक है, व्यंजन की परिभाषा लिखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से यही लिखा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों को निश्चित रूप से स्पर्श करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन की विशेषता क्या है कि उसमें जो प्राण वायु, ठीक है, यानी स्वर तंत्रियों को झंकृत करते हुए जो वायु निकलती है वो मुख के उच्चारण स्थानों को हल्का सा स्पर्श करती है, ठीक है। जबकि जब हम लोग स्वर की परिभाषा देखेंगे तो उसमें ये है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से यानी हमारे स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु मुख के उच्चारण स्थानों को बिना स्पर्श किए, ठीक है, यानी कि बिना छुए सीधे बाहर निकल जाती है, उन्हें कहा जाता है स्वर, ठीक है। तो देखिए, एक कंडीशन ये है कि बिना छुए बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये देखिए, ये मान लीजिए उच्चारण स्थान है, ठीक है, और ये जीवा है, ठीक। देखिए, ये उच्चारण स्थान है, इसको मान लीजिए जीवा। हालांकि ये चित्र बहुत अच्छा नहीं बना है, ठीक है। और देखिए, जब स्वर की, ठीक है, जो स्वर की हम लोग परिभाषा देते हैं तो उसमें मान लीजिए कि यहाँ से ध्वनियाँ उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ध्वनि निकल रही है या वायु, ठीक है, जो स्वर तंतु को झंकृत करते हुए वायु निकल रही है, वो स्वर में क्या होता है कि वो ऐसे सीधे इधर से पास करते हुए चली जाएगी, ठीक है। यानी कि देखिए, ये उच्चारण स्थान है, ठीक है, ये क्या है? उच्चारण स्थान, ठीक है, ये क्या है? हमारा उच्चारण स्थान है। और यहाँ से निकलने वाली वायु, जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कंठ है, ठीक, और कंठ से निकलने वाली जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं कंठ को झंकृत करते हुए जब बाहर आती हैं, ठीक है, तो मुख के विभिन्न भागों में, ठीक है, यानी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, जो यहाँ से स्वर तंत्रियाँ यहाँ पर है, ठीक, काकल, यहाँ से निकलने वाली वायु, ठीक है, क्या करेगी? मुख के विभिन्न भागों को, या फिर कंठ कह लीजिए, कंठ को, या फिर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, किसी न किसी भाग को निश्चित रूप से स्पर्श करेगी, ठीक है। तो जब स्पर्श करती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन कहा जाएगा। और जब स्पर्श करेंगे तो स्पर्श व्यंजन। लेकिन अंतस्थ व्यंजन की विशेष देखिए, ये मान लीजिए कि ये जीवा है, ये उच्चारण स्थान है, और इसके बीच से सीधे वायु
निकल जा रही है, ठीक है। जब निकल जाएगी तो इन्हें क्या कहा जाएगा, स्वर कहा जाएगा। लेकिन जब यही वायु मान लीजिए कि ऐसे आ रही है और यहाँ पर उच्चारण स्थान को, इस उच्चारण स्थान को हल्का सा स्पर्श करेगी तो इसी को कहा जाता है अर्धस्वर, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। अब देखिए, जैसे जब हम लोग आ का उच्चारण करते हैं या ऐ का उच्चारण करते हैं, उसी उच्चारण स्थान पे, ठीक है, हमारी जीवा जहाँ पर जिस तरीके की मतलब कंडीशन बनती है जीवा की, उसी तरीके की कंडीशन यहाँ पर भी बनती है जब हम लोग अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं। या, रा, ला, वा का जब उच्चारण करते हैं तब भी वही स्थिति रहती है कि जीवा मुख के जो उच्चारण स्थान है उनको निश्चित रूप से, ठीक है, ये नहीं, इन्हें स्वर इसलिए नहीं कहा जा रहा है। जैसे देखिए, अगर निश्चित रूप से स्पर्श ना ही करे, ठीक है, यानी कि स्पर्श ना करे, तब तो ये सीधे किसकी श्रेणी में चले जाएंगे, स्वर की। लेकिन इसमें क्या है कि अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा यही लिखी गई है कि वो हल्का सा स्पर्श करती है, ठीक है, जो वायु निकलती है वो हल्का सा स्पर्श करती है और स्पर्श करती क्या करती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो हल्का सा स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धस्वर, ठीक है। यानी कि अर्धस्वर का जो कंसेप्ट है वो आप लोग का क्लियर हो गया। यानी कि अर्धस्वर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वायु निकलती है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है वो मुख के उच्चारण स्थानों को क्या करती है, हल्का सा स्पर्श करती है। जब उच्चारण स्थानों को स्पर्श नहीं करेगी वायु तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वर कहा जाएगा। लेकिन जब पूर्ण रूप से स्पर्श करेगी, ठीक है, यानी कि निश्चित रूप से स्पर्श करेगी तो उन्हें स्पर्श व्यंजन या व्यंजन कहा जाएगा। लेकिन यदि बहुत नाम मात्र के लिए, ठीक है, यानी कि नाम मात्र के लिए स्पर्श करेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, अर्धस्वर, ठीक है, क्या कहा जाएगा, अर्धस्वर। अब देखिए, जैसे विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग अलग श्रेणी में रखा है, ठीक है, क्या रखा है, अलग अलग श्रेणी में। जैसे रा को दूसरा वर्ण कहा जाता है, ला को दूसरा वर्ण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो अर्धस्वर मुख्य रूप से माने जाते हैं, ठीक है, देखिए हैं तो अर्धस्वर ही, ये चारों अर्धस्वर की श्रेणी में ही रखे जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से, ठीक है, क्या है, विशेष रूप से या और वा को ही अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है, या और वा को ही अर्धस्वर कहा जाता है, या और वा को ही अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। तो ये संदेह जो है आपका क्लियर हो गया कि इन्हें अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, ठीक है। अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण स्थान में जो वायु निकलती है, ठीक है, यानी कि जो हमारे स्वतंत्र से वायु निकलती है वो उच्चारण स्थानों को बहुत नाम मात्र मतलब हल्का सा स्पर्श करके बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। और विशेष रूप से या वा का उच्चारण, ठीक है, या और वा का उच्चारण एकदम उसी तरीके से होता है जैसे हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें मुख्य रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। और ला और वा, ठीक, मतलब ला और रा ये भी अर्धस्वर के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से नहीं, विशेष रूप से ये हैं या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, उस व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। जो व्यंजन की संख्या है 35 व्यंजन मुख्य रूप से हिंदी वर्णमाला के, उनमें 25 व्यंजन किसके, देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कितने, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन की चर्चा की जा चुकी है, अंतस्थ व्यंजन ये हो गए 4। अब आता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म शब्द से आप लोग भली भांति परिचित हैं, ठीक है। ऊष्म का तात्पर्य है उष्मा, ठीक है, और उष्मा का मतलब है कि गर्मी, ठीक है। देखिए, जैसे यदि हम लोग मौसम की बात कहें तो मौसम तो सामान्य रूप से ये है कि हाँ गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है, ठीक है, या गर्मी अधिक होती है। लेकिन यदि प्राचीन काल की बात करें हम लोग नवपाषाण से पहले, ठीक है, तो उस समय आग जलाने के लिए, ठीक है, यानी उष्मा का उत्सर्जन करने के लिए क्या किया जाता था, लकड़ियों को, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पे घर्षण किया जाता था, ठीक है, यानी रगड़ा जाता था, ठीक है। और यहाँ गर्मी का तात्पर्य यह है कि क्या किया जाता है, घर्षण, ठीक है, क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक। ऊष्म व्यंजन अभी जब इसकी परिभाषा लिखवाएंगे तो ये आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ऊष्म का अर्थ होता है जो गर्म हो, ठीक है, या फिर जो
उष्मा, ठीक है, उष्मा यानी कि हीट, समझ रहे ना कि गर्मी, ठीक है। और गर्मी कैसे उत्पन्न होती है, जब हम किसी वस्तु को, जैसे देखिए गर्मी का मौसम तो गर्मी होगा ही उसमें, ठीक है, लेकिन यदि हम हाथ को ऐसे रगड़ें या किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ पर या एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर जब रगड़ेंगे तेजी से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, उष्मा उत्सर्जित होगी या उष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये शब्द जो उष्म व्यंजन है ये वहीं से लिया गया है। देखिए अब यहाँ पर अभी उष्म व्यंजन की संख्या 4 है, ठीक है। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 अंतस्थ व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्म व्यंजन। अब यहाँ परिभाषा लिखेंगे, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभा, ठीक है, हमारी जीभा, वे व्यंजन, ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभा उच्चारण स्थान के इतना समीप आ जाती है वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभा उच्चारण स्थान के इतना समीप आ जाती है कि हमारे स्वरतंत्रियों से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान और जीवा के मध्य, उच्चारण स्थान और जीवा के मध्य तीव्र घर्षण, ठीक है, तीव्र घर्षण या तीव्र स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या लिखा गया है कि वे व्यंजन, ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभा उच्चारण स्थान की इतना समीप आ जाती है कि हम स्वर तंत्रियों से हमारे, एक चीज़ यहाँ गलत हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, हमारे स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान और जीभा के मध्य तीव्र घर्षण करती हुई, या ठीक है, तीव्र घर्षण या तीव्र स्पर्श करती हुई, रुक जाइए ब्रैकेट यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, तीव्र घर्षण या तीव्र स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं हम लोग, उष्म व्यंजन, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। चूँकि देखिए जब घर्षण तीव्र होगा, ठीक है, तो वहाँ पर उष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है, जब घर्षण तीव्र होगा तो वहाँ पर क्या होगी, उष्मा उत्पन्न होगी, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन, ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन। आप लोग इसको लिख चुके हो तो ये मिटा दें, ठीक है। देखिए हमें पर फिर से
इसकी डिफिनीशन बता रहे हैं कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा उच्चारण स्थान के इतने समीप आ जाती है, ठीक है, वे व्यंजन, ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा उच्चारण स्थान के इतने समीप आ जाती है कि हमारी स्वर तंतुओं से निकलने वाली प्राणवायु, ठीक है, उच्चारण स्थान और जीवा के मध्य घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। देखिए ऊष्म व्यंजन या फिर इन्हें संघर्षी, ठीक है, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, अब संघर्षी मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे देखिए किसी चीज़ को रगड़ने का मतलब है, घर्षण करने का मतलब है कि वहाँ पर जैसे देखिए गर्मी, या फिर कह सकते हैं कि घर्षण का मतलब ही संघर्ष होता है, ठीक है। घर्षण या संघर्ष इसीलिए कहा जाता है कि मतलब कि जैसे देखिए वो जीवा और उच्चारण स्थान के मध्य, ठीक है, बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक या संघर्ष करते हुए जो हमारी प्राणवायु निकलती है स्वर तंतुओं को झंकृत करते हुए, वो जीवा और उच्चारण स्थान के समीप आ जाने के कारण क्या करती है? उनमें संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, ठीक है। क्या करती है? संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4, ठीक है। कौन कौन है? स और हा, ठीक है। इसे बड़ा सा, ये मूर्धन्य सा, और ये छोटा सा, ये हा, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन की संख्या हो गई। देखिए जैसे यहाँ ऊष्म व्यंजन हो गए, ठीक है, जो हम लोगों का चा वर्ग है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में जो चा वर्ग है यानी कि चा, छा, जा और झा, ठीक है, चा, छा, जा और झा, ठीक है। जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं, चूंकि इनको पहले से स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ये क्या है कि उच्चारण करते समय उनका उच्चारण इसी तरीके से होता है जैसे सा, सा, सा और हा का होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में थोड़ा सा क्या है? मेल है, समझ रहे ना, इन दोनों में क्या है? थोड़ा सा मेल है, लेकिन उन्हें चूंकि स्पर्श करते हैं, ठीक है, स्पर्श करने की वजह से उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। चा, छा, जा, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चा, छा, जा और झा, ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। लेकिन चूंकि उच्चारण करते समय यहाँ पर भी जीवा और जीवा उच्चारण स्थान के समीप आ जाती है, ठीक है, लेकिन उतना समीप नहीं होती जितना समीप सा और मतलब इन तीनों सा और हा के उच्चारण में जितना समीप होती है जीवा उच्चारण स्थान के, उतना समीप इसमें नहीं होती है, लेकिन होती है, ठीक है। मतलब कि मान के चलिए 40% समीप ही होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी, ठीक है। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। किसको? चा, छा, जा, झा को, ठीक। अब देखिए हम एक बार पूरा डिटेल से फिर से चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो व्यंजनों की संख्या है मूल रूप से कितनी मानी गई है? 33, ठीक है। व्यंजनों की संख्या मूल रूप से कितनी मानी गई है? 33। उसमें स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25, ठीक है, का से लेकर माँ तक, ठीक है। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। संख्या कितनी है? 25, ठीक है, और 5 वर्गों में, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने? 5 वर्गों में, ठीक। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांटे गए हैं, ठीक है, 5 वर्गों में बांटे गए हैं। वही वर्ग कौन कौन से हैं? का वर्ग, ठीक है, खा वर्ग नहीं, का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, उसके बाद पा वर्ग, ठीक है। यहाँ का वर्ग का तात्पर्य यह है कि का, खा, गा, घा और अन्ना, ठीक है। ऐसे इसमें सब में, यानी कि देखिए इसमें 5 वर्ण इसमें आएंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, फिर 5 ता वर्ग में, फिर 5 पा वर्ग में, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, ठीक है, का से लेकर माँ तक,
ठीक है, का से लेकर माँ तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। लेकिन अगर विकल्प में इस तरीके से आता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो उसमें चा छा जा और झा, ठीक है, चा छा जा और झा रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन, व्यंजनों की संख्या मूल रूप से कितनी, 33, ठीक है, मूल रूप से कितनी है, 33 है, ठीक, मूल रूप से 33 व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गया। और दूसरा प्रकार कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ये कौन, या रा ला वा, ठीक। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन, स, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये हो गया। यानी कि देखिए 25 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें, यानी कि 25 + 4 + 4 इनकी संख्या 33 आ गई। तो व्यंजन की मुख्य रूप से संख्या कितनी है, व्यंजन की मुख्य रूप से संख्या 33 है और परंपरागत लेखन के आधार पर व्यंजन की संख्या 39 है, ठीक। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे कि स्पर्श संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं।